जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जैश के सीनियर कमांडर ने स्वीकार किया भारत के एयर स्ट्राइक का प्रभाव। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 ने हिट किया नूर खान एयरबेस को। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने भी किया स्पष्ट कि भारत ने स्वीकार नहीं किया था अमेरिका का हस्तक्षेप। इंडियन आर्मी ने सीरियस क्वालिटी इश्यूज के चलते शारंग आर्टिलरी गन्स के इंडक्शन को रोका और फ्रांस नहीं दे रहा है रफाल के सोर्स कोड। पाकिस्तान बेस्ड सुमरो संगठन जैश का एक सीनियर कमांडर जिसका नाम है मसूद इलियास कश्मीरी, तो उसकी एक वीडियो सामने आई है और जिसमें वो इस बात को स्वीकार करता हुआ दिखाया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्ट्राइक में जैश के प्रमुख मसूद अजहर के जो फैमिली मेंबर्स थे उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। और ये बात हो रही है 7 मई की, जब बहावलपुर पर भारत की फोर्सेस ने स्ट्राइक करी थी और जैश के जिस ठिकाने पर स्ट्राइक की गई थी तो वहीं से भारत के खिलाफ कई दर्जन आतंकी हमले भी प्लान किए गए थे, जिसमें 2019 का पुलवामा हमला भी शामिल है। और ये जो फैसिलिटी है ये 600 से अधिक कैडेट्स का गढ़ था, जहां पर रेगुलर बेसिस पर जैश के मेंबर्स के ट्रेनिंग सेशंस चलते थे। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडलर्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस बात को स्वीकार किया है कि उनका जो नूर खान बेस था तो उसे भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 और उससे इस्तेमाल किए गए स्पाइस 2000 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से हिट किया था। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो दावे हैं ये इनके खुद के ही दावों को खंडन भी करते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान का यही कहना था कि भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट ने LOC को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ये मान रहे हैं कि उनके नूर खान बेस को मिराज 2000 फाइटर से स्पाइस 2000 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल करके हिट किया गया, तो ऐसा करने के लिए मिराज 2000 को LOC पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पाइस 2000 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस की इतनी रेंज नहीं है कि LOC को बिना पार किए नूर खान बेस को हिट कर दे। अब इनमें से पाकिस्तान के कौन से वाले दावे सच हैं तो पाकिस्तान को ही पता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान के एयरफोर्स को अभी तक नहीं समझ में आया है कि उनको हिट किस चीज़ से किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें HAL चीफ के हवाले से बताया गया है कि जो HAL है वो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वाली डील के लिए पेपर वर्क पर काम कर रही है और इस बात की उम्मीद की गई है कि ये जो डील है इसको अक्टूबर के महीने में अंतिम रूप दिया जाएगा। और जैसे ही ये साइन होती है फिर HAL इससे संबंधित एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, जो कि 97 तेजस के लिए नए इंजन्स का, जिसमें US फर्म GE एरोस्पेस से 113 F404 IN-20 इंजन्स लिए जाएंगे और इस डील की कॉस्ट होगी $1 बिलियन। और कहा गया कि इस इंजन डील को भी अक्टूबर के महीने में ही साइन किए जाने की उम्मीद है। और बाकी जो इससे पहले वाली तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डील थी जिसमें 83 एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाना शामिल है, तो उस डील के हिस्से के तौर पर टोटल 10 मार्क 1 फाइटर्स को तैयार किया गया है, जिनमें से 2 फाइटर्स नए इंजन्स के साथ हैं और जबकि 24 फ्यूजलाजेस शॉप फ्लोर में अलग अलग स्टेजेस में भी हैं। बाकी ये कहा गया कि पहले वाले डील में जो इंजन्स की सप्लाई में डिले हुआ था तो उसका ध्यान रखा गया है और अब केवल एक ही चीज़ का इंतजार है और वो है अस्त्र मिसाइल में कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस के अप्रूवल का। और ये भी बताया गया कि सोमवार से 2 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के क्रूशियल वेपन ट्रायल्स को शुरू कर दिया गया है, जो कि भारत के ईस्टर्न सेक्टर में कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को टेस्ट फायर करना भी शामिल है और इसी के हिस्से के तौर पर अस्त्र मिसाइल्स की फायरिंग भी कंडक्ट की जाएंगी। और इन वेपन ट्रायल्स के कंप्लीट होने के बाद जो पहले तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में जब तेजस मार्क 1 फाइटर से अस्त्र मिसाइल फायर की गई थी तो वो टेस्ट सफल नहीं रहा था। 24 और 25 सितंबर के लिए भारत ने बे ऑफ बंगाल रीजन में संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की है और एरिया नोटिफिकेशन 1430 किलोमीटर तक के लिए है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि जैसे कि US के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये क्लेम करते आ रहे हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था, लेकिन जैसे कि भारत भी स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं थी और भारत ने किसी भी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया था। और अब इसी चीज़ को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब इस्लामाबाद ने US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने ट्रंप की मध्यस्थता की मांग को उठाया था तो अमेरिकन ऑफिशियल की तरफ से पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे पूरी तरह से बायलैटरल रहेंगे और भारत ने पाकिस्तान के साथ मुद्दों में कभी भी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान को किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैटर में इस मामले में नहीं माना। यानी कि एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि भारत स्टार्टिंग से जो ये कहते आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में US की कोई भी भूमिका नहीं है, तो ये बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट से ये भी समझ में आ रहा है
कि पाकिस्तान चाह रहा था कि अमेरिका मध्यस्थता करे, लेकिन वो तो भारत था जिसने इस मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। तो उससे बात ये भी क्लियर होती है कि इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने ही भारत को रिक्वेस्ट किया था, जैसे कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है। बाकी इसी इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये भी कहना है कि वो किसी भी चीज़ के लिए भीख नहीं मांगेंगे। अगर कोई देश उनसे बात करना चाहता है तो वो इसमें खुश हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि हम पीस लविंग कंट्री हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के लिए पीस का मतलब शांति नहीं बल्कि टुकड़े वाला पीस होता है। बाकी भारत के साथ बातचीत में उनका ये कहना है कि अगर भारत बातचीत करना चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम भारत को बातचीत के लिए फोर्स नहीं करेंगे। खैर, हमें कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान फोर्स कर भी नहीं सकता है। और वैसे ही भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई सीधी बातचीत होगी तो वो केवल एक ही मुद्दे पर होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान कब खाली कर रहा है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने डिफेंस PSU एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि AWEIL द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेटल्स और कंपोनेंट्स में कुछ गंभीर क्वालिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद शारंग आर्टिलरी गन्स की और यूनिट्स के इंडक्शन से इनकार कर दिया है, और जिसे भारत के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक सेटबैक की तरह देखा जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये शारंग वाली परियोजना है तो इसके तहत भारतीय सेना की जो सोवियत एरा की 130 mm वाली M46 आर्टिलरी गन्स हैं तो उन्हें 155 mm और 45 कैलिबर के स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाना है। और इस परियोजना की लागत थी लगभग 200 करोड़ रुपीस, जिसे ऑफिशियली 2018 में लॉन्च किया गया था। और इसके तहत M46 आर्टिलरी गन्स को अपग्रेड करके उनकी रेंज को 27 किलोमीटर से 39 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जाना था। और द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जो क्वालिटी इश्यूज पाए गए हैं तो वो गन के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और ये जो इंडक्शन है टेम्प्रेरी बेसिस पर रोका गया है जब तक कि इसके सारे डिफेक्ट्स AWEIL सही नहीं करती है। लेकिन ये भी कहा गया कि इन इशू के बारे में लगभग 2 वर्षों से ही डिफेंस PSU को पता है, लेकिन फिर भी इनको सही करने में लगातार डिले हुआ है। तो जैसे कि भारतीय वायुसेना 114 रफाल फाइटर्स वाले प्रस्ताव को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के साथ डिस्कस करने के लिए तैयार है, तो इसी को लेकर इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक इस मामले को पॉलिटिकल लीडरशिप के समक्ष आगे बढ़ाने से पहले जो सरकार एक महत्वपूर्ण चिंता को प्राथमिकता दे रही है, और वो है चुने गए फाइटर प्लेटफॉर्म में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित मेड इन इंडिया रफाल फाइटर्स में स्वदेशी कंटेंट के इस्तेमाल पर चर्चा चल रही है, जिसके 60% से ज़्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन भारत के बार बार अनुरोध के बावजूद भी जो फ्रांस है वो रफाल के सोर्स कोड को शेयर करने से लगातार इनकार कर रहा है, तो उससे चिंताएं बढ़ गई हैं। और इसी तरह से जो रफाल M वाली डील थी तो उसमें भी फ्रांस ने भारत के स्वदेशी रडार सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने वाले भारत के ओरिजिनल प्लान को मंजूर नहीं किया था, और जिससे फ्रांस की वास्तविक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्थानीयकरण का जो सपोर्ट करने की इच्छा है तो उस पर और संदेह हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो रशिया है वो अपने Su-57 फाइटर जेट्स के को प्रोडक्शन के लिए सक्रिय रूप से पिच कर रहा है, और रशिया Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि Su-57E के लिए फुल सोर्स कोड एक्सेस देने के लिए भी तैयार है, ताकि भारत उस एयरक्राफ्ट में अपने खुद के स्वदेशी सिस्टम्स को आसानी से इंटीग्रेट कर सके। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर राजीव कुमार जून वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोरे वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भारत के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह की 80th डेथ एनिवर्सरी भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह कौन से वर्ष में इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख बने थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।